हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आज हम सेशन में एसबीआई सीबीओ 2024 में रियल एग्जाम जो हुआ था उसके बेसिस पर एग्जाम एनालिसिस करने वाले। पुराना वीडियो भी अवेलेबल है जहां पर हमने एग्जाम एनालिसिस के पॉइंट पर बात करा है, बट दैट वाज फॉर द कट ऑफ प्रेडिक्शन, है ना। कट ऑफ के प्रेडिक्शन के ऊपर बातचीत था। यहाँ पर फोकस करेंगे हम लोग 2025 एग्जाम में हमको क्या टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम एनालिसिस करेंगे सारे सेक्शन का। किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिला था, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन था, वो समझेंगे। एग्जाम एनालिसिस ओवरव्यू समझेंगे, राइट। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आप एसबीआई सीबीओ 2025 एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या फिर लास्ट ईयर आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ और 2025 एग्जाम में आप सिलेक्शन लेकर क्रैक करके आप ज्वाइन करना चाहते हो, बिकॉज एसबीआई सीबीओ इज अ ब्रांड, आप सभी जानते हो। सारे बैंक्स को साइड में रख दो, आप एसबीआई में एंटर करो एज एन एम्प्लॉय तो उसका बात टोटली डिफरेंट है। ऑल्सो सिक्योरिटी भी बहुत है। अगर आप एसबीआई सीबीओ को टारगेट कर रहे हो एंड जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। जो भी ऑफर प्राइस करंटली अवेलेबल रहेगा, 5499 इज नॉट एप्लीकेबल। अभी आपके लिए कम प्राइस है। जो भी करंट में ऑफर अवेलेबल रहेगा उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो। इट्स अ कंप्लीट पैकेज जहां पर इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है। इंटरव्यू प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टेस्ट सीरीज जहां पर हम लोग लाइव एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये 50 मार्क्स का वेटेज रखता है और यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं करोगे तो फिर आप लोगों के 170 में से अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। पीडीएफ्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, सारा सब्जेक्ट्स कवर्ड है, कंप्लीट कवरेज है। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। इस वीडियो को जब भी आप लोग देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन, फॉर द डिटेल्स स्क्रीन पर अवेलेबल है एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आप लोग बैच में स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन एंड इस बार का अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, बिकॉज बहुत लेटर टाइम बाय टाइम ये अपॉर्चुनिटी में आप लोगों का एज भी निकलता जा रहा है एंड ऑल्सो आप लोगों के साथ कंपटीशन भी इंक्रीज होते जाएगा लेटर ऑन। तो जितना जल्दी हो सकता है एसबीआई सीबीओ इज अ न्यू पोस्ट, अपने आप को उसके लिए तैयार करो एंड प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम लोग एग्जाम एनालिसिस अगर देखें 2024 का एग्जाम एनालिसिस, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू देता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे जिनको इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे जिन्होंने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे जिनको डिटेल्स है बट स्टिल दे हैव नॉट पेड एनी अटेंशन टू द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन प्रॉपर्ली। लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर हम आपसे बात करें कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्या पूछा गया था, तो आपको एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा। अभी इस वीडियो के मीडियम से आप लोगों को याद रहेगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चन आते हैं गाइस, 40 मिनट्स का टाइम रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट यहाँ पर आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग रहता है। ठीक है, तो आप में से कुछ कमेंट आ रहे थे सेक्शनल टाइमिंग होता है क्या सर, तो सेक्शनल टाइमिंग रहता है। बट सेक्शनल टाइमिंग में केवल दो जगह आप लोगों को इशू आता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आप लोगों को आता है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग आता है आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 20 मिनट्स का टाइम मिलता है, यहाँ पर प्रॉब्लम आता है थोड़ा बहुत। और 30 मिनट्स में आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखना है। लेटर राइटिंग प्रॉपर टाइप करना रहता है। आप लोग इस भरोसे मत रहना कि आप लोग ऐसे मोबाइल में टाइप कर लेते हो या मेल कर लेते हो तो आप वहां पर प्रॉपर फॉर्मेट में टाइप कर लोगे और नंबर नहीं कट होगा। 50 मार्क्स में से अच्छे कैंडिडेट्स 40-45 भी लेकर आते हैं और आई सीन कैंडिडेट जो ब्लंडर करके 10-15 नंबर पर भी अटक जाते हैं। तो आप लोगों को चॉइस लेना है कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो। प्रिपरेशन करे बिना कुछ भी मिलता नहीं है गाइस, ध्यान रखना। इंग्लिश 30 मार्क्स 30 मिनट्स सभी को पता रहेगा, और जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स 30 मिनट्स टाइम रहता है, 30 मार्क्स का रहता है, 30 क्वेश्चंस रहते हैं, 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स सफिशिएंट टाइम रहता है। आराम से सोचकर पूरा लिख सकते हो, मतलब टाइप कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर रहता है तो सिलेक्ट कर सकते हो आंसर, करेक्ट आंसर। तो आई गेस आप लोगों को सिलेबस से ओवरव्यू हो गया। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग होता है ना। तो यहाँ पर मेजर चैलेंज आता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, और थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी आता है क्योंकि पैसेज रीड करना इनमें टाइम लगता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर अगर हम देखें एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से स्टार्ट करेंगे। कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेटर राइटिंग होता है। लेटर राइटिंग यूजुअली 150 वर्ड्स में टाइप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको लास्ट ईयर देखने को मिला था लेटर राइटिंग में, मतलब एक लेटर टाइप करना है, 3 ऑप्शन देता है वहां पर, ए बी सी करके देता है। आपको वहां पर हेडिंग भी डालना पड़ता है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, इस तरीके से आपको चूज करना रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करके आते हैं कि सर हमने ए चूज नहीं करा, बी चूज नहीं करा, अब हमारे नंबर कट जाएगा क्या। तो ये कॉमन प्रॉब्लम रहता है जो आप प्रैक्टिस से ही ओवरकम कर सकते हो। ब्रेन में होल्ड करके, इस बात को होल्ड करके आप पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एग्जाम का प्रेशर डिफरेंट रहता है। वहां पे ऑल्सो कीबोर्ड टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि जो टीसीएस के और इन सब के कंप्यूटर और ये सिस्टम अलॉट होते तो वो इतना स्पीड में वर्क नहीं कर रहे थे, टाइपिंग पर्पज से एग्जामिनेशन में अच्छा काम नहीं कर रहे थे। तो एक चैलेंज ये भी आ रहा था कि आप लोगों का कीबोर्ड का प्रैक्टिस नहीं था। आपका हो सकता है लैपटॉप का प्रैक्टिस है, मोबाइल का प्रैक्टिस है, बट आप लोग
क्या करते हो, टाइपिंग का रियल टाइम में प्रैक्टिस नहीं करते हो, है ना। आपने फॉर्मेट याद कर लिया तो आप लोग नहीं लिख पाते हो। ऑप्शन 1 था आपके पास, राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर फॉर कन्वर्जन ऑफ अ माइनर अकाउंट टू अ मेजर सेविंग्स अकाउंट। हमने लास्ट ईयर एक दो दिन पहले ये टॉपिक भी करा था और ये टॉपिक भी करा था, एज इट इज दोनों टॉपिक में से दोनों टॉपिक आपको देखने को मिला। और आप इसमें से अगर आपने पूरा क्लास को फॉलो करा होगा तो आपने बहुत अच्छे से टाइप भी करा होगा। बट जिसने टाइपिंग का प्रैक्टिस नहीं करा था ना गाइस, उसको याद होने के बाद भी टाइप करने में प्रॉब्लम आया था, है ना, क्योंकि वहां पर एंटर की सिंगल एंटर काम करता है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहता है। ट्रस्ट मी, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पूरे YouTube पर, आई मस्ट से, आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कि आपसे कोई एग्जाम पैटर्न के ऊपर रियलिटी में बात कर रहा हूं, रियल पैटर्न पर बात कर रहे हो। जस्ट जनरल बात करेंगे, बट आपसे कभी भी कोई एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे। तो आप लोग का ड्यूटी बनता है कि आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर फॉर लॉकर अलॉटमेंट, एक ऑप्शन ये आया था। थर्ड ऑप्शन था राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्टिंग और स्टेटमेंट ऑफ योर अकाउंट। ऐसा करके कुछ ऑप्शन आया था, तीनों में से आप लोगों को वन लेटर लिखना था 150 वर्ड्स में। इसका प्रॉपर फॉर्मेट चलता है, अच्छा नंबर करते हो 25 नंबर का ये रहता है। अच्छा अटेम्प्ट करोगे तो आप 20 प्लस आराम से ला सकते हो लेटर राइटिंग में, बहुत अच्छे वे में ला सकते हो। फिर ऐसे राइटिंग में भी 3 ऑप्शन थे, बट हमारे पास अभी 2 है ऑप्शन अवेलेबल। तो चैलेंजेस इन रूरल बैंकिंग के ऊपर कुछ आपको ऐसे लिखना था। ऐसे आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है, इसका भी स्ट्रक्चर होता है। ऐसे लिखना, पहले तो सोचना और फिर ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना, मतलब राइट करना, और उसके बाद कुछ मिस्टेक ना हो। तो ये बहुत बड़ा चीज रहता है जो आपको प्रिपरेशन करते टाइम ओवरकम करना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, तो ये दोनों पर आपको ऑप्शन गिवन था, मतलब 3 पर ऑप्शन गिवन था जिसमें आपको 250 वर्ड्स लिखना था। तो मेरा मोटो ये है कि आप लोगों को पता चले कि ये इस टाइप का टॉपिक था और आपको उसके बारे में फर्दर 250 वर्ड्स में लिखना रहता है। 4-5 पैराग्राफ आपको आइडियली लिखना चाहिए, है ना। तो उसका एक फॉर्मेट चलता है जो हम इंटरनली क्लास में फॉलो भी कर रहे हैं। आई गेस आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स लेटर राइटिंग पर अभी तक स्टार्ट कर चुके हो ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन की। गाइस लेट मी टेल यू, अगर आप लोग अभी तक वीडियो में हो, इट मींस आप लोग इसको प्रॉपर्ली देखना चाहते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा होता है, बस ऐसा उनको बूम चाहिए कि देख लिया और हट गए। मतलब आई सीन कैंडिडेट जो लोग प्रॉपर वीडियो को देखते नहीं है, मतलब हमारा वीडियो नहीं, जो लर्निंग के वीडियो रहते हैं उनको प्रॉपर समझने की कोशिश नहीं करते। वो अपने ही मिथ में रहते हैं कि हमको सब आता है। बट जैसे ही पेपर का पैटर्न आता है, उनसे एग्जाम के नेक्स्ट डे बात करो तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पाए, जो उन्होंने सोचा था ब्रेन में उसको अप्लाई नहीं कर पाए। तो जितना ज्यादा आप अटेंशन पे करते हो इससे टॉपिक्स के ऊपर, इतना आपका अटेंटिवनेस और अपना अलर्ट, आप अलर्ट हो जाते हो उस टॉपिक को लेकर कि यस मुझे इसी तरीके से करना है। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड में मैंने, आप पुराना वीडियो भी चेक करोगे तो आपको पता रहेगा, मशीन इनपुट के बारे में बोला था। आपको ये भी बोला था कि कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं गाइस, आप पुराने वीडियोस चेक कर सकते हो। बट वैसा चेक करने का सीन नहीं है। 20 क्वेश्चन रहता है, 20 मिनट्स रहता है गाइस, बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ पर आप लोग 10 प्लस नंबर आराम से टारगेट कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी से नहीं कर रहे हो तो 5 नंबर भी ला सकते हो, 2 नंबर भी ला सकते हो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बट अगर आप ऐसे हर सब्जेक्ट छोड़ दोगे, हर सेक्शन छोड़ दोगे, तो आप लीड लोगे कहां से, ये प्रॉब्लम आता है। तो दैट्स वाई हर सेक्शन से थोड़ा थोड़ा नंबर लेकर चलो। 10 नंबर 15 नंबर आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। 5 क्वेश्चन मशीन इनपुट के वापस लास्ट ईयर भी देखने को मिला था, मतलब अभी 2024 वाले एग्जाम में देखने को मिला था। कोडेड डिस्टेंस आया था या फिर सिंपल डिस्टेंस आया था, 2 क्वेश्चन था। नंबर एंड सिंबल वाला कोडिंग वाला 5 क्वेश्चन था, है ना। टाइम लग जाता है वहां पर, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं कि आपने इसी फ्लो में चले और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 20 मिनट में। प्रीलिम्स लेवल का एग्जाम नहीं है। ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन थे कोडेड फॉर्म में, कोडेड इनइक्वालिटी था और लेंथी स्टेटमेंट सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे। तो टोटल मिलाकर आप लोगों का इस टाइप का पैटर्न पूछा गया था। इट्स अ पैटर्न मेमोरी बेस्ड पर। तो इस टाइप का आपसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें आपको रीजनिंग पूछा जाता है गाइस, ध्यान रखो। तो इस टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिला था, ठीक है। जब रीजनिंग का हम लोगों ने चेक करा था कि रीजनिंग का आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोगों ने जैसे ही बताया था तब तक कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं बता रहा था, सब कंप्यूटर का प्रिपरेशन करवा रहे थे। बट ट्रस्ट मी, इसके अंदर जब रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिला तब सबको लगा कि यस हमको रीजनिंग करना है, ठीक है। तो अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखो विद द मॉड्यूल, क्योंकि आप स्कूल या कॉलेज में नहीं हो कि आपको बार बार कोई फोर्सफुली बताएगा कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा। अपना अटेंटिवनेस आपको खुद को लाना पड़ेगा, इट्स योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज इट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, 8-10 नंबर का सेट रहता है, 2 नंबर का वोकैब का अलग से क्वेश्चन रहता है। आप पैटर्न देख सकते हो, है ना। वोकैब के ऊपर आता है, कुछ पैसेज रहता है उसमें बोल्ड कर देते हैं सेंटेंस में, और उस वर्ड के बारे में पूछते हैं सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन।
पैरा जंबल मतलब 5 सेंटेंस, 6 सेंटेंस, 7 सेंटेंस आपको मिल जाएगा, उसको अरेंज करना है ऑर्डर में, पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, ऐसा एक सेट 5 क्वेश्चन का आया था। वर्ड स्वैप मतलब ये वर्ड है, ये मिसप्लेस हो सकता है, ये वर्ड मिसप्लेस हो सकता है, तो इन दोनों में इंटरचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरीके से आपको वर्ड स्वैप के ऊपर एक सेट आया था। मिसलेनियस सेंटेंस करेक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला था, और एरर डिटेक्शन के ऊपर एक सेट आया था। टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन थे। अब आप इसका पैसेज रीडिंग का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगेन वहां पर भी प्रॉब्लम आएगा। ये केवल रीडिंग से ही आपका सही हो सकता है, डजेंट मैटर कि आपका इंग्लिश कैसा है, बट अगर आपका रीडिंग अच्छा है, रीडिंग मतलब पढ़कर एटलीस्ट समझ पा रहे हो, तो आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे इंग्लिश सेक्शन में, क्योंकि 8 से 10 नंबर का यही रहता है। आप ये भी छोड़ दोगे, अगर पैरा जंबल भी छोड़ दोगे, आप पैसेज भी नहीं पढ़ोगे, आप खाली एरर के क्वेश्चन ऐसे ही गलत कर आ जाओगे, तो फिर आपके नंबर ऐसे नॉर्मली आएंगे। जब आप आपका नंबर देखोगे कि आपका रिटर्न में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आप जब देखोगे कि आपका मेरिट में नाम नहीं आया क्योंकि आपके रिटर्न में नंबर कम थे, क्योंकि 75:25 के रेशियो में काउंट होता है, मतलब 75% आपके रिटर्न के मार्क्स मैटर करते हैं। डजंट मैटर कि कट ऑफ मार्क्स आप ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, कट ऑफ मार्क्स हर कोई लेकर आएगा। 3 टाइम्स इंटरव्यू में भी बुलाए जाते हैं, उसके बाद भी केवल एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, क्योंकि उनका वेटेज रिटर्न में भी कम रह जाता है ना। बाकी इंटरव्यू में किसको फेल करते हैं उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। जनरल अवेयरनेस सेक्शन देख लो एक बार आप लोग, यहाँ पर आप लोगों से लास्ट 2 मंथ्स का फोकस करो। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपके लिए 1 साल भी कम है, 1 ईयर भी कम है गाइस, ध्यान रखना, 1 ईयर इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। लास्ट ईयर भी लास्ट के 2 महीने में ज्यादा क्वेश्चन वेटेज था, जैसे अगर 30 क्वेश्चन है तो 22 क्वेश्चन तो आपके लास्ट के 2 महीने में पूछा जाता है। करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का मेन जो इनका पोर्शन कवर करते हैं वो रहता है करंट न्यूज में क्या चल रहा है। अब करंट न्यूज में जो चलता है ना गाइस, उसमें बैंकिंग का न्यूज रहता है, उसका भी वेटेज रहता है, लेकिन लास्ट ईयर ज्यादा वेटेज नहीं था। लास्ट ईयर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स में नहीं पूछा गया था, क्योंकि इन्होंने बैंकिंग नॉलेज इजी बना दिया था। ठीक है, बैंकिंग नॉलेज अलग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो जैसे कि कुछ न्यूज चल रहा है सपोज करते हैं, तो उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग एक न्यूज 1 लाइनर में पढ़ लोगे, लेकिन उसका डिटेल हर न्यूज का नहीं पढ़ सकते। कुछ टॉपिक्स में आपको बता देता हूं, जैसे कि इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन था, जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन था, लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन आया था, आसियान फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन आया था, आरबीआई सीपीआई टारगेट, चलो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई इंक्लूडेड। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के बारे में क्वेश्चन आया था। तो आप लोग पूरा डिटेल में कहानी नहीं पढ़ सकते, वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए। अब बीइंग अ बैंकर आप लोग बैंकिंग के टॉपिक्स पर ध्यान ज्यादा दीजिए, क्योंकि अदर टॉपिक्स जैसे पोल्यूशन हो गया, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया, तो एकदम 1 लाइन में नहीं आएगा आपको, वो डिटेल में पूछते कुछ भी, तो वो डिटेल में आप लोग नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको 2 महीने से ज्यादा करंट अफेयर्स करना चाहिए, वो इतना वर्थ इट भी नहीं है, और ना ही आपका इतना काम आएगा लाइफ में भी। अगर हम बैंकिंग नॉलेज पर ज्यादा ध्यान देंगे, राइटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, इंग्लिश के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, तो ये आपको फर्दर एग्जाम में भी काम आएगा। देखिए, ये जनरल अवेयरनेस हर एग्जाम का पोर्शन नहीं होता है, एंड ऑल्सो इससे आपको कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है। आप एटमॉस्फेयर के बारे में रिसर्च करने जाएंगे तो ये सेपरेट टॉपिक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक पर जाएंगे तो सेपरेट टॉपिक है ना। लेटेस्ट कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर जाएंगे तो ये सेपरेट टॉपिक है, आप उसका हिस्ट्री देखोगे, फिर करंट देखोगे, तो फिर वो सफिशिएंट वे नहीं है पढ़ने का। अगर आप अभी अभी से भी जनरल अवेयरनेस करने लग जाते हो ना, तो भी हम ऐसा नहीं बोल सकते आप सफिशिएंटली प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। तो वो जस्ट टाइम वेस्ट हो गया, उसकी जगह आपको दूसरे सब्जेक्ट पे टाइम दे देना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंकिंग नॉलेज सेक्शन गाइस। बैंकिंग नॉलेज में लास्ट ईयर ध्यान रखना, केवल लास्ट ईयर, अभी एक वीडियो और आएगा जहां पर हम लोग 2023 का भी एनालिसिस देखेंगे। तो बैंकिंग नॉलेज लास्ट ईयर वाज वेरी इजी, बहुत इजी बनाया गया था, कुछ कैंडिडेट से मिस्टेक भी हुआ, बट इजी बहुत था। जो क्वेश्चन सेट थे वो थे पूरा स्पेशल फोकस था रिटेल ब्रांच बैंकिंग में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में भी रिटेल ब्रांच बैंकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस था। ज्यादा फोकस मतलब 40 क्वेश्चन नहीं थे, बट 30+ क्वेश्चन वर फ्रॉम रिटेल ब्रांच बैंकिंग कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे कि हो गया डिमांड ड्राफ्ट, करंट अकाउंट, चेक्स, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। बट इट डजंट मीन कि सारा सेक्शन यहीं से कवर होगा वापस से, है ना। लास्ट टू लास्ट ईयर कुछ पैटर्न दूसरा था, उससे लास्ट ईयर पैटर्न कुछ दूसरा था, इस बार कुछ पैटर्न दूसरा भी हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है मॉड्यूल के ऊपर। बैंकिंग नॉलेज सब्जेक्ट सेक्शन को एक बार ध्यान रखना कि यहाँ पर आरबीआई सर्कुलर्स भी आ सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग से भी आ सकता है, आपको अदर पोर्शन से भी आ सकता है जो आप कवर नहीं कर रहे हो, जैसे करंट न्यूज में चल रहा है, करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, उसके ऊपर कुछ आ सकता है। तो आपको पूरा A to Z पढ़ना पड़ेगा,
आप रिलाई नहीं कर सकते हो। तो लास्ट ईयर ऐसा था कि आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग से पूछ लिया, दैट्स व्हाई यू आर वेरी मच श्योर कि पेपर इजी आता है। आप ऐसा गलत फहमी में मत रहना, बहुत कैंडिडेट्स अब अच्छा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये सीबीओ पता है क्यों आप लोगों को लगता है कि सीबीओ में इतना प्रिपरेशन का नीड नहीं है? आपको ये मीथ इसलिए रह गया है बिकॉज जब ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 में आई गेस इंट्रोड्यूस हुआ सीबीओ का एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी कैंडिडेट्स वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके सिलेबस से, अब सिलेबस से वेल प्रिपेयर्ड होते जा रहे हैं। हर कोई कैंडिडेट अभी से, हमारे साथ में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे जो एक्टिवली प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्टिवली मतलब उनका अटेंशन प्रॉपर है एंड आई कैन बेट ऑन देम कि वो इजीली क्रैक करेंगे भी करेंगे। तो ऐसे कुछ काउंटेड कैंडिडेट्स है जो एक्चुअली उनका एफर्ट्स डालते हैं। आप भी अगर बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बैच में एनरोल कर रखा है तो गाइस प्लीज थोड़ा सा आप लोग लाइव सेशन को डे टू डे देखिए। अगर आप डे टू डे ग्रोथ नहीं लोगे, आप ऐसा सोचोगे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग आपने एक दिन में पढ़ लिया, तो आप याद नहीं रख पाओगे कॉन्सेप्ट्स। याद रखिए एक बात को, आप एक दिन में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं सीख सकते, एक वीक में नहीं सीख सकते। जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा, 40-50 दिन का टाइम मिलेगा, तो आप लोग डे टू डे के एफर्ट्स को समझिए। अगर ये बात समझ जाएंगे तो एसबीआई आपका ज्वाइनिंग का ऑलमोस्ट वेट कर ही रहा है, आप लोग अगर एलिजिबल हो तो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। एंड कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, कुछ क्वेरी हो या फिर आपका कुछ पर्सनल इशू भी हो तो आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।